जरा सोचें, साल था 2026। दुनिया एक ऐसी जंग के दहाने पर खड़ी थी जो सब कुछ बदल सकती थी, लेकिन वो तबाही कभी हुई ही नहीं। आइए इस तज्जिये में पर्दे के पीछे चलने वाली इस खुफिया कहानी को समझते हैं जिसने दुनिया को तबाही से बचा लिया। तो किस्सा शुरू होता है 2026 के मौसम बहार से। अमेरिका और ईरान के बीच जो कशीदगी बरसों से सुलग रही थी वो आखिरकार भड़क उठी, और बात सिर्फ लफ्जी जंग तक नहीं रही बल्कि एक हकीकी खुली फौजी कार्रवाई में बदल गई। ये जो अल्फाज स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी। ऐसे बयानात ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया था जहां एक मुकम्मल जंग अब कोई दूर का इम्कान नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनती नजर आ रही थी। लेकिन जब दुनिया जंग की तैयारी कर रही थी तो पर्दे के पीछे बिल्कुल खामोशी से एक अलग ही कोशिश हो रही थी। अमन का एक ऐसा रास्ता जिसे एक ऐसे मुल्क ने बनाया जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और वो मुल्क था पाकिस्तान, जिसने आगे बढ़कर कहा कि हम ये खला पुर करने को तैयार हैं, ताकत से नहीं बल्कि बातचीत से। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान ने इतनी पेचीदा सूरत-ए-हाल को संभाला कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर सिफारती हिकमत अमली में छुपा है, जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है। चलें समझते हैं कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी आखिर है क्या। देखें, डिप्लोमेसी की ना दो किस्में होती हैं। पहली है ट्रैक 1, जो हम सब खबरों में देखते हैं, बड़े बड़े लीडरों की मुलाकातें, कैमरों के सामने हाथ मिलाना। लेकिन असल काम अक्सर दूसरी किस्म में होता है, जिसे कहते हैं ट्रैक 2। ये वो खुफिया रास्ता है जहां एतमाद बनता है, जहां नए आइडियाज़ पे बात होती है, ख़ास तौर पर तब जब सरकारी रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हों। और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इनकी तो एक तारीख है इस काम में। याद है 1971 में अमेरिका और चीन के बीच खुफिया बातचीत, वो भी उन्होंने ही करवाई थी। इसी तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच राब्ते के जो धागे टूट चुके थे उन्हें बड़ी एहतियात से जोड़ना शुरू किया, और वो इस तूफान के बीच बातचीत का वाहिद जरिया बन गए। इन सारे कोशिशों का नतीजा निकला इस्लामाबाद मुआहदे की शक्ल में, और ये वाकई सिफारती जहानत का एक बेहतरीन नमूना था। इसका प्लान 2 हिस्सों में था, बड़ा ज़बरदस्त। पहला कदम, फौरन लड़ाई बंद करो, कशीदगी ख़त्म करो। दूसरा कदम, जब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए तो उस वक्त को इस्तेमाल करो और असल मसलों की जड़ पर बातचीत करो। तो ठीक है, जंगबंदी हो गई, दुनिया ने एक सुकून का सांस लिया। बज़ाहिर तो ये अमन की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन आलमी सियासत में कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। इस जीत का एक दूसरा पहलू भी था, और सवाल ये उठा कि ये जो अमन आया है, ये आखिर किसका अमन है? जरा इस कमरे को देखें, यहाँ कौन कौन है? सफारतकार हैं, फौजी अफसरान हैं, यानी इख्तदार की अशराफिया। बिलाशुबा उन्होंने एक तारीखी काम किया, लेकिन उनकी कामयाबी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जरा ये सोचें कि इस कमरे में कौन नहीं है। और यही तो असल मसला है, क्या वो अमन जो सिर्फ वो लोग तय करें जिनके पास फौजें और हथियारें हैं, वाकई पायदार हो सकता है? इस वक्त क्या होता है जब वो आम लोग जिन पर जंग की सबसे ज्यादा तबाही बरसती है, उनकी आवाज़ अमन के अमल में शामिल ही ना हो? ये बात हमें तनाज़ात के हल के एक बहुत ही बुनियादी उसूल तक ले आती है, यानी अमन के अमल से लोगों को बाहर रखने का मसला। जामे अमन का उसूल ये कोई पेचीदा फ़लसफ़ा नहीं है। ये बस ये कहता है कि अगर हमको देरपा बनाना है तो उसमें सिर्फ लड़ने वाले फरीकों को नहीं बल्कि मुआशरे के हर हिस्से को शामिल करना होगा। सोल सोसाइटी, ख़वातीन के ग्रुप्स, अक़लियतें, यानी वो सब लोग जो इस जंग से मुतासिर हुए। और तहकीक भी बार बार यही दिखाती है कि जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो आखिरकार हथियार उठा लेते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो इसके खतरात बहुत हकीकी होते हैं। जब अमन का मुआहदा सिर्फ चंद ताकतवर लोगों के मफादात को देखे तो ये मुस्तकबिल में एक नए तनाज़े के बीच बो देता है। मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं और तशद्दुद का रास्ता हमेशा खुला रहता है। इसकी एक जीती जागती मिसाल हमें नेपाल में मिलती है। वहां क्या हुआ? चंद बड़े लीडरों ने मिलकर एक अमन मुआहदा अवाम पर मुसल्लत कर दिया। नतीजा, इससे अवामी हिमायत ही नहीं मिली। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, अमन को ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, इससे मुआशरे की जड़ों से उगाना पड़ता है। अच्छा, तो इस सारी बहस को जहन में रखते हुए आइए वापस 2026 के इस्लामाबाद मुआहदे पर चलते हैं। अब इस नए जाविये से हम ये सवाल पूछ सकते हैं, ये जो अमन कायम हुआ था, ये कितना पायदार था? देखें, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए जो किया वो बहरान को संभालने की एक गैर मामूली मिसाल थी। उन्होंने दुनिया को एक बड़ी तबाही के दहाने से वापस खींच लिया। ये एक बहुत बड़ी, एक तारीखी कामयाबी थी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, दिहाइयों की तहकीक हमें एक ही बात सिखाती है, गोलियों का रुक जाना तो बस
پہلا قدم ہے۔ اصل اور پائیدار امن قائم کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج ہے۔ ایک دیرپا امن کی ملکیت پورے معاشرے کی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف چند جرنیلوں اور سفارتکاروں کی، تاکہ معاشرہ خود اس کی حفاظت کرے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور سب سے بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اسلام آباد معاہدے نے جنگ تو روک دی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ امن جو بند کمروں میں خفیہ طور پر چند لوگ طے کریں، وہ کھلی دنیا کی حقیقتوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا، بلکہ دنیا میں کہیں بھی امن قائم کرنے کی ہر کوشش کا فیصلہ کرے گا۔